हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत। मैं आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आइडेंटिफाई द स्टडी। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे जी, वो बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा लीग ऑफ नेशन, और यानी कि जी वो राष्ट्र संघ। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो अब जैसे कि आप सब जानते ही है कि जब भी हम टॉपिक की शुरुआत को करेंगे तो हमेशा इंट्रोडक्शन से और एंड करेंगे अपने वो कंक्लूजन के अंदर। ठीक है। और साथ में आप लोगों को मैं एक चीज ये समझा देता हूँ। एक चीज आती है कि जो लीग ऑफ नेशन है और जो यूएनओ है, वो कई बार लोग ये कहते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है। वो लेकिन वो दोस्तों, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है। यूएनओ जो है, एक तरह से अगर वो कहा जाए तो प्योरीफाई किया गया। यूएनओ अलग है और लीग ऑफ नेशन अलग है। हाँ, बस ये है कि जो कंसेप्ट है दोनों का वो एक ही है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम आते हैं अपना टॉपिक जो हम जो है जो लीग ऑफ नेशन। तो हमारा इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम जाते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम ये डाल सकते हैं कि राष्ट्र संघ वो बना क्यों। ठीक है। तो अगर हम ये डालते हैं तो हमारा इंट्रोडक्शन एकदम कंप्लीट होगा। तो हम जानते हैं कि ऐसी क्या क्या एक तो चीजें थी। तो सबसे पहली चीज आती है जी अंतरराष्ट्रीय जी बस आयोग कि सारे देश जो है वो मिलजुल कर रहेंगे। एक चीज आपकी आती है। दूसरा, जो सामूहिक सुरक्षा है। अब जो सामूहिक सुरक्षा का मतलब ये है कि हर देश एक दूसरे को सुरक्षा करेगा। और तीसरी हमारे पास ये आती है कि अंतरराष्ट्रीय जो विवाद हुए थे उनका वो निपटारा करने के लिए कि अगर जैसे जो वो शक्तियां थी हमारी अमेरिका रूस, अगर इनके वो बीच में कोई झगड़ा होता है या किसी और देशों के बीच में कोई झगड़ा होता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जाता है, तो उसका निपटारा करने के लिए ही इस राष्ट्र संघ को वो बनाया गया था। साथ में जो प्रथम विश्व युद्ध रिसेंटली हुआ था 1914 से 18 के बीच में, ऐसा विश्व युद्ध कभी आगे फ्यूचर में दोबारा ना हो, ये भी एक कारण था कि राष्ट्र संघ को जी वो बनाया वो गया था। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो जी वो क्या है जी वो शांति कायम करने के लिए ही राष्ट्र संघ को वो बनाया गया था। तो आगे हम ये देखते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक उठेगा वो है प्रतीक चिन्ह। कि राष्ट्र संघ की जो प्रतीक चिन्ह है उसमें ऐसा था क्या। एक बात तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो प्रतीक चिन्ह था ना, लगभग 20 इयर्स तक प्रतीक चिन्ह डिसाइड हुआ ही नहीं था कि राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा। तो जब 20 साल के वो में जब वो सभा हुई थी तो उसमें तय किया गया था जी वो न्यूयॉर्क के अंदर कि जो राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है जी वो पंच नोकी वो तारों के वो जी वो बीच में यू करके इन द सेंस कहा जाए कि एक अपना जी वो पंच भुज होगा, उसके अंदर वो पंच नोकी वो तारे होंगी और उसके ऊपर और नीचे लीग ऑफ नेशन एंड और लिखा जाएगा वो एसोसिएट वो 10 नेशंस। ये फ्रेंच में वो लिखा गया था वो एसोसिएट 10 नेशंस फ्रेंच में, एंड लीग ऑफ नेशन ये इंग्लिश में लिखा गया था। तो दोस्तों 1939 में ऑफिशियल रूप से जो ये लोगो था ब्लू कलर का, इसे अपनाया गया था लीग ऑफ नेशंस के लिए, क्योंकि 20 साल तक लीग ऑफ नेशन ने विदाउट लोगो अपना काम किया था इस देश में वो शांति वो बनाए रखने का। तो अगला हमारा आता है जो इसकी लैंग्वेजेस आती है। अच्छा, अब लैंग्वेजेस में जिस ये है कि राष्ट्र संघ की जो ऑफिशियल जो आधिकारिक जो लैंग्वेज है ना, वो थी फ्रेंच, अंग्रेजी और स्पेनिश।
तीन उनकी लैंग्वेज थी। और आगे जाकर ये भी हुआ था कि हम एस्पेरांतो को भी जोड़ेंगे। अब लेकिन एस्पेरांतो को जुड़ने को नहीं दिया गया। और वो मुख्य रूप से ये तीन जो भाषाएं थी वो यही आधिकारिक रूप से रही। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आते हैं कि राष्ट्र संघ का स्ट्रक्चर, यानी उसकी जो संरचना है वो कैसी थी। तो इसमें सबसे वो पहली चीज आती है इसका वो सचिवालय, ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है इसकी जो परिषद थी, तीसरी आती है इसकी जो सभा थी, और चौथा आता है इसकी अंतरराष्ट्रीय स्थायी जो न्यायालय था, ठीक है दोस्तों। तो चार चीजों पे ये पूरा खड़ा हुआ था। तो हम वो पहले हम जानेंगे जो इसका वो सचिवालय था, ठीक है, हम ये जानते हैं। तो जो सचिवालय था उसमें एक वो सचिव होता था, ठीक है, और उसको सभा के अनुमोदन द्वारा, यानी सभा रिकमेंड करती थी और जो परिषद थी वो उसको हायर करती थी। और इसी के साथ साथ जो जो महासचिव होता था उसके दो जूनियर होते थे, एक अवर सचिव और दूसरा है और ठीक है, और दूसरा है उप महासचिव। तो दो आपके हो गए। तो इन दोनों के अंदर ये दोनों ऐसे थे जो महासचिव की हर बात का कहा जाए तो उनकी हर आज्ञा का वो पालन वो करते थे। जो वो महासचिव था वो जो भी ऑर्डर वो देगा, ये दोनों जो उसके जूनियर है ये पूरी वो सभा के अंदर उस चीज को स्प्रेड करेंगे और लोगों तक वो पहुंचाएंगे। एक चीज अपनी ये आती है। तीसरी चीज ये आती है कि इनके साथ साथ ये जो वो वो पाल्य था ये पूरे साल कार्य करता। अब जो हमारा सेकंड था वो था वो परिषद था। तो जो परिषद है ये क्या करता है, ये जो संघ है ना, उस संघ की जो परिषद है उसमें कुछ स्थायी सदस्य थे। कौन कौन थे? स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के जो सदस्य थे, यानी कुछ वो परमानेंट थे और कुछ जो थे वो टेम्परेरी थे। तो चार थे स्थायी सदस्य, और उनमें आते इंग्लैंड, फ्रांस, इटली एंड जापान। चार स्थायी सदस्य थे, और जो अस्थायी सदस्य थे वो सिर्फ 3 सालों तक ही रहते थे। जिनकी अभी जिन मैंने देशों का नाम लिया ये पूरी जिंदगी तक रहते। अगर ये चीज होती, अगर लीग ऑफ नेशन आगे भी रहता तो ये 4 सदस्य हमेशा वो रहते। कौन कौन से? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली एंड जापान। 4 देश हैं, याद कर लीजिए इनके नाम, ठीक है। और जो अस्थायी सदस्य थे वो सिर्फ 3 साल तक रहते लगातार। एक चीज ये, और उनमें अगर हम देखें तो आता है आपका जो ब्राजील है, यूनान है, और वो अपना वो बेल्जियम। तो ये 3 देश है जो अस्थायी सदस्यों के रूप में आते हैं, और सिर्फ 3 साल तक ही ये कंटिन्यूस रहते हैं। 3 साल के आगे ये नहीं रहते, अपने आप चेंज हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका की जो सीनेट थी ना, उसने जो परिषद थी उसमें आने के लिए वो वो कर दिया था। इससे सभी जो देश थे काफी ज्यादा द्वेष में आ चुके थे, यानी वो नाराज हो गए थे। और इसके साथ साथ अमेरिका के सब लोग क्या हो गए, खिलाफ हो गए। अमेरिका ने जो अपनी वो भागीदारी है वो दी ही नहीं। अब आते हैं अपने तीसरे ओर, जहाँ पे हम कहते हैं जो वो महासभा थी। अच्छा, ये जो महासभा है ये क्या है? देखिए, ऐसा कहा जाए असेंबली हम तब यूज करते हैं जब हमारी स्ट्रक्चर अच्छा होता है और जब हमने उसको लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है। लोगों को उस चीज को क्या करना होता है, एक तरह से अगर कहा जाए तो वो मनवाना होता है। तो तब हम वो महासभा का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्र संघ एक सभा की नियुक्ति करता था और उसमें
अपने प्रतिनिधि खड़े करता था, और ठीक है, और चुनाव होते थे, चुनाव की अनुमति दी जाती थी, और कम से कम वो बैठक के अंदर ये चुनाव खत्म करके जो कैंडिडेट जीतता था उसे अतिरिक्त रूप में उस कार्य क्षेत्र में डाल दिया जाता था, जो कार्य मतलब जिस कार्य के लिए उसे वो चुना गया। एक चीज मतलब ये था कि जो महासभा होती थी, ये हर प्रकार से इनके जितने भी ऑफिसर्स थे उनकी उनकी नियुक्ति करता था, और उनको उनके वो कामों और उनके जो है उनके वो कामों के लिए ही मतलब एक तरह से ऑर्डर वो देता था। तो एक अपना ये हो गई। चौथा हमारा आता है स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो दोस्तों अब आप समझिएगा कि न्यायालय की हमें क्यों जरूरत है, ताकि अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जो अनहोनी है, जो घट रही है, तो उन सबका एक बीच का रास्ता निकालने के लिए, या अगर कहा जाए कि जो देश उस अच्छा है उसकी उस साइड मतलब खड़े होने के लिए ही अंतरराष्ट्रीय ये जो न्यायालय है इसका वो निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि चाहे तकनीक हो, मतलब कोई भी ऐसा को फैसला हो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जरूरी है सब देशों के लिए, तो वो स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ही करता है। आगे आते हैं, इसकी अन्य जो निकाय है वो क्या क्या थी। अन्य निकाय में हम देखते हैं कि एक चीज है कि जी वो निरस्त्रीकरण इन्होंने करा। अब वो निरस्त्रीकरण किस हिसाब से करा कि जितने भी जो शस्त्र थे या ये सब चीजें, इन सब ने कहा कि हमने इनका इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था और पूरी दुनिया इससे काफी ज्यादा जो थी दहल चुकी थी, और आगे अब कोई चाहता था नहीं कि अगली बार मतलब आगे कोई ऐसा विश्व युद्ध हो। इसीलिए दूसरा ये कि स्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड की उस टाइम पे अपनी स्थापना की गई थी, जो जी वो यूनेस्को द्वारा। और अपना द्वितीय विश्व युद्ध जो था संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थानांतरित, क्योंकि चाहे संयुक्त मतलब चाहे राष्ट्र संघ वो बना, तो लेकिन तब भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और ये सबसे बड़ी एक गलती है, क्योंकि आप सब जानते ही है कि हमने राष्ट्र संघ को इसीलिए वो बनाया था क्योंकि इस पूरी दुनिया में शांति मतलब, लेकिन इसके मतलब होने के इसके बनने के मतलब वो बावजूद ऐसा हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और इससे काफी ज्यादा नुकसान देखने को आता है। और हिटलर का उधर तो हम मतलब देखते ही है, जो नाजी वो बाद हुआ था उधर, ये सब चीजें। चलिए जी, तो अब हम आते हैं कि राष्ट्रीय संघ की जो सफलता और असफलता है ये क्या क्या है। तो काफी अब ये चीज भी आपने अपने एग्जाम के आंसर के अंदर डालनी है, क्योंकि अगर आप ये डालते हैं तो आपका आंसर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, इफेक्टिव आएगा, और इससे एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे नंबर भी देगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि संघ की सफलताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहली चीज आती है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल जो लेबर है ना वो हुई दोस्तों, उसका मतलब कहा जाए तो मतलब संगठन बना। ठीक है, दूसरी चीज कि जो बेरोजगारी के जो भत्ते है वो देना शुरू हो गए, यानी कि कोई आदमी अगर जी वो क्या है वो बेरोजगार है तो उसको उसकी वो वो भत्ता होता है उसको दिया जाएगा। साथ में जो जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जी वो क्या है वो पेंशन को मतलब शुरू किया गया। ये डिसाइड किया गया कि हफ्ते में एक छुट्टी होगी, या मतलब किन किन दिन काम किया जाएगा, वो किन किन दिन ऑफ रहेगा। तो मतलब ऐसे काफी सारी चीजें मतलब सुनिश्चित की गई कि कब छुट्टी होनी चाहिए, कब काम करना चाहिए, या काम करने के वो कितने मतलब घंटे आयोजित होंगे। तो मतलब ये सारी की सारी चीजें थी जी वो संघ की
सफलता में गिनी जाती है। मतलब यानी कि जो उसकी वो सक्सेस थी उसके अंदर वो गिनी जाती है। और 1920 के दशक में कई सारे ऐसे राजनीतिक विवाद भी हुए थे वो जिनका निपटारा किया गया था। जो वर्साई की संधि थी वो हुई, लेकिन ये इनकी एक असफलता के अंदर आएगा, ये सफलता नहीं है। लेकिन मैं मतलब बता रहा था कि जैसे 1920 के अंदर हुई थी, 1919 1920, तो मैं मतलब ये सब चीजें आपको मतलब समझाना चाह रहा था। जो संघ की सफलता है, अब मतलब देखिए कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आया, ये सब मतलब काफी सारी चीजें आई। जो महिला थी उनका मतलब सशस्त्रीकरण हुआ, ठीक है। तो कई सारी चीजें, तो आगे आते हैं कि राष्ट्रसंघ की असफलता है। पहले तो असफलताओं में हम क्या डालेंगे कि एक तो अभी मैंने आपको समझाया ही था, क्या वो जी वो वर्साई की संधि जो हुई, ये इनकी सबसे वो क्या है, वो बड़ी असफलता है। क्योंकि राष्ट्रीय संघ जो था ना, एक तरह से कहा जाए तो जो जीती हुई शक्तियां थी ना, सारे उन्हीं के सदस्य थे। तो जाहिर सी चीज है, जो जर्मनी हारा हुआ था उसके खिलाफ जो संधि हुई थी वो इन्हीं के तहत हुई थी, ठीक है। और इन्हीं ने करवाई, और इन्हीं लोगों मतलब ने करवाई थी। क्यों? क्योंकि विपक्ष रूप से ऐसा हुआ कि सदस्यता जो थी ना वो छिन भिन हो गई थी। और अगर कहा जाए कि तो जो वर्साई की संधि थी ना, उन्होंने इतना अच्छा मतलब उन्होंने उनके संग इतना अच्छा नहीं करा, सारे उनके जो संसाधन थे छीन लिए। तो ये कुछ असफलताएं थी जो हुई थी। और साथ में अगर देखते हैं हम, तो दूसरी इनकी थी 1920 के अंदर जो आघात लगा था अमेरिका और सीनेट के अंदर। क्योंकि अमेरिका एक तो महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ था, और जब अमेरिका को जब उसकी ही सरकार ने, जब उसकी जो वो सीनेट थी, जब उसी ने जब धोखा दे दिया, जब उसने कहा कि हम इस राष्ट्र संघ के अंदर शामिल नहीं होंगे, तो एक असफलता इनकी ये थी। तो और तीसरी की थी कि जर्मनी की 1926 में जो संघ में शामिल होने की अनुमति थी उसको वो नहीं दी गई, ठीक है। अगर मतलब अगर हम सोचे तो पूर्ण रूप से ये कहा जा सकता है कि कि जो राष्ट्र संघ था जी, वो मित्र शक्तियों या फिर जो संपूर्ण शक्ति थी इस पूरे देश में, जो जो वो ताकत मतलब थी, रूस हो गया, इन सबके ही अंदर में थी। रूस, इटली, फ्रांस, ठीक है। तो इसके अलावा राष्ट्रसंघ की सफलताएं हो गई, असफलताएं हो गई। अब हम आते हैं कि हस्तांतरण और वापसीयन, यानी कि मतलब किसी ना किसी मतलब तरीके से ऐसा किया गया कि यूरोप में युद्ध की स्थिति, ओके। और 30 सितंबर 1928 1900 सितंबर विधानिक कि ऐसा किया गया कि जो हस्तांतरण और वो वसीयत है ना, इस प्रकार से कि जो राष्ट्रीय संघ था जी, उन्होंने ये करा कि जितने भी प्रकार के युद्ध होते थे तो उन सब में उनका हस्तांतरण, यानी कि वो उस चीज के बीच में आते थे, अपना सॉल्यूशन देते थे, अपना मतलब ये कहते थे कि ये चीज गलत है, आपको ये चीज नहीं करनी, यानी कि एक तरह से एक रोक लगाते थे। एक चीज आपकी ये आती है हस्तांतरण के अंदर। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस टाइम, क्योंकि उसके होने का सबसे बड़ा सबूत है ये कि जो राष्ट्रीय संघ था ये वो जी, ये जो था, जो वो पांच शक्तियां थी, ये उसको मतलब क्या गुलाम था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी ने करा, तो एक तरह से अगर कहा जाए तो जितनी भी शांति थी वो भंग हो गई। जो भी राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित की गई थी, चाहे मतलब अब चाहे क्या है कि वो अच्छी हो या खराब मतलब तरीके से वो करी हो, जैसे कि वो जी वो परसाई जीवन संधि हुई थी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्थिति की मतलब ये खराब थी, मतलब काफी ज्यादा। आगे हम देखते हैं कि अपना जो निष्कर्ष, दोस्तों निष्कर्ष में हम क्या देखते हैं, निष्कर्ष में हम जाएंगे तो हमें ये समझाना होगा कि राष्ट्र संघ की
मतलब राष्ट्रीय संघ ने अच्छा करा या खराब करा हमारे मतलब दुनिया के साथ, क्योंकि जो राष्ट्रीय संघ था इसने एक प्रकार से पूरे मतलब दुनिया को एक विश्लेषण मतलब यानी कि एक इंटरेक्शन के अंदर डाल दिया कि हम किस प्रकार से, क्योंकि राष्ट्रीय संघ जो बनाया गया था वो मतलब क्या शांति के लिए, लेकिन शांति कायम नहीं हो सकी थी। तो इसीलिए तो ये बात आती है कि राष्ट्रीय संघ सफल था असफल था। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संघ ना ही वो पूर्ण रूप से वो सफल हुआ और ना ही वो पूर्ण रूप से असफल, यानी राष्ट्रीय संघ हमेशा राष्ट्रीय संघ हाँ जी, तो हम आपको ये कह रहे थे कि जो राष्ट्रीय संघ है ये ना कभी सफल हुआ और ना कभी असफल रहा, क्योंकि हमेशा ये जी वो बीच का एक रास्ता था, इसने हमेशा वही मतलब यूज करा। क्योंकि ऐसा था कि अभी वो मैंने आपको पीछे समझाया कि मतलब राष्ट्रीय संघ की ऐसी मतलब कुछ सफलताएं भी है और कुछ असफलताएं भी है। तो हमने दोनों को देखना है, क्योंकि अभी हम जो है वो कंक्लूजन अभी मतलब हम क्या मतलब जी वो लिख रहे हैं, तो हमने दोनों को इसमें थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा। और इसके अलावा अलग से जो राष्ट्रीय संघ है ना, इसे जी वो एक तरह से अगर कहा जाए तो जी वो लुटेरों का और वो पागलों का जी वो संघ मतलब कहा जाता है। क्योंकि ऐसा था कि राष्ट्रीय संघ ने जब तक था तब तक उसके जो क्रिएटर्स थे ना, उसने हमेशा उनका ही वो साथ दिया, हमेशा कभी उसने दूसरे मतलब देशों का साथ दिया ही नहीं ढंग से। मतलब एक तरह से एक जी वो पार्शियलिटी हमारे सामने कि जो राष्ट्रीय संघ है ना वो हमेशा उसका झुकाव जो था जी वो मतलब क्या था, जो जीते हुए देश थे वो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर उनकी ही तरफ था। तो एक हमारा ये निष्कर्ष यहाँ पर खत्म होता है। और दोस्तों प्लीज जाते जाते इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और साथ में कोई भी प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि किसी आपको अलग टॉपिक पे चाहिए वीडियो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर जरूर जी बताइए और हिट दी नोटिफिकेशन आइकन। और हाँ दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टा और एफबी का जी वो लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज आप हमसे कांटेक्ट करने की वो कोशिश को कीजिए, हमें वहां पर आप जी वो फॉलो को कीजिए उधर जाकर। और दोस्तों थैंक यू, अगली वीडियो में हम दोबारा से आएंगे ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक वो लेकर। ओके मतलब दोस्तों थैंक यू।